हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 8वां, जिसका शीर्षक है अनुक्रम तथा श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बता दूं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का 8वां वीडियो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि आज हम लोग इस अध्याय का भाग 8 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने इस अध्याय से जुड़े 7 वीडियो समाप्त कर दिए हैं। यदि आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वह वीडियो देखें, ताकि आपको आज का और आगे आने वाली सभी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको यह अध्याय भी बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझ में आ जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो भी हमने 7 वीडियो बनाए हैं वो सभी, इसमें जो सभी कॉन्सेप्ट है वो आज के वीडियो और आगे आने वाली सभी वीडियो में यूज होने वाले हैं। इसलिए यदि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि मेरे प्रयास के बावजूद आपको वह वीडियो समझ में अच्छी तरीक़ा से ना आए। इसलिए यदि आप आज की वीडियो और आने वाले सभी वीडियो को अच्छी तरीक़े से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको इस अध्याय से जुड़े सभी वीडियो को देखना होगा। साथ ही साथ मैं बताते चलूँ कि आप हर एक वीडियो को ख़त्म होते ही अपने एनसीईआरटी बुक या फिर किसी भी रेफरेंस बुक को ज़रूर पढ़ें, उस टॉपिक को उसमें ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको उस टॉपिक और भी अच्छा से क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना समय को देर किए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो में यानी भाग 8 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, कल ही की तरह यानी भाग 7 की तरह हम लोग फिर से आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी यानी अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एपी। इसलिए मैं बताते चलूँ कि कहीं भी यदि आपको एपी लिखा नज़र मिल जाए, यदि एपी लिखा दिखा मिले, तो आपको क्या समझना है कि वो क्या रिप्रेजेंट, क्या दर्शा रहा है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी दर्शा रहा है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने जाना था कि समांतर श्रेणी किस प्रकार का होता है, और हमने यह जाना था कि कोई भी समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार का होगा जहाँ उस श्रेणी का पहला पद कुछ ए होगा, दूसरा पद में हम लोग कुछ एक कांस्टेंट नंबर, कुछ एक कांस्टेंट संख्या उसमें ऐड कर देंगे, और जो ऐड करके हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। पद यानी उस सीक्वेंस का, उस ये प्रोग्रेशन का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि हमें श्रेणी का तीसरा पद निकालना है, तीसरा एलिमेंट निकालना है, तो फिर से हम उसके दूसरे पद में एक फिर से वही नंबर जो हमने पहले पद में जोड़ा था उसको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरा पद मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि हमें चौथा पद निकालना हो तो हम तीसरे पद में वही कांस्टेंट नंबर, सेम कांस्टेंट संख्या, उसको तीसरे पद में ऐड करके हम लोग उसको चौथा पद निकाल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यह सिलसिला आगे चलता जाएगा, और जो हमारा श्रेणी का जो अंतिम पद होगा, जो लास्ट पद होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा, जहाँ पर श्रेणी का अंतिम पद a + n-1 इंटू डी होगा। अब यहाँ तक हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था, और एक उदाहरण के माध्यम से हम ये पूरे सीरीज को समझने का प्रयास किए थे। वो उदाहरण मैं यहाँ पर आपको प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि हमने बताया था कि मान लीजिए आपके पास ए क्या दिया गया है, 5, यानी किसी भी श्रेणी का पहला पद आपको क्या दे दिया गया है, 5, और डी यानी कि सॉर्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे जो डी, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो डिस्कस कर रहे थे कि एक कांस्टेंट संख्या जो हम लोग ऐड कर रहे हैं सारे टर्म में, सारे पद में, अब इसके अगले पद को पाने के लिए उसको क्या कहते हैं, सॉर्व अंतर कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो
मैंने बताया था कि यदि आपको ए यानी किसी भी श्रेणी का यानी कि समांतर श्रेणी का यदि हम बात करें, चूंकि अभी हम समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो यदि हमें समांतर श्रेणी का पहला पद और उसका सॉल्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो हम कि ये वो पूरे समांतर श्रेणी का पूरे पद अनगिनत पद को निकाल सकते हैं। कैसे? हमें क्या करना है, हमें पहला पद दिया गया है। अब यदि हमें इस श्रेणी का दूसरा पद निकालना है तो इसमें हम क्या कर देंगे, +2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7। ये इस श्रेणी का समांतर श्रेणी का दूसरा पद हो जाएगा। अब यदि हमें इस श्रेणी का तीसरा पद निकालना है तो फिर से हम इसमें 2 ऐड कर देंगे तो वो 9 आ जाएगा और ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि हम सारे में +2 ऐड करते जाएंगे और हमें आगे का पद मिलते जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ये वाला किया है, पहला पद 5 था, हमने +2 ऐड किया 7 हुआ, +2 ऐड किया 9 हुआ, फिर से 2 ऐड किया 11, फिर से 2 ऐड किया 13, फिर से 2 ऐड किया 15 और ऐसे करते करते 2 ऐड करते करते हम सारे आगे के पद निकाल पा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी का यदि हमें पहला पद और सॉल्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस दे दिया जाए तो हम वो कोई भी समांतर श्रेणी बड़ी ही आसानी तरीका से उसे निकाल सकते हैं। ये सब हमने पिछले वाली वीडियो तक पढ़ लिया था। हालांकि जो अभी मैंने बताया वो सिर्फ एक ओवरव्यू था, इसे डिटेल में हमने भाग 7 में चर्चा किया है, इसलिए यदि आपको डिटेल में जानना है तो आपको भाग 7 देखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया कि डी यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सॉल्व अंतर। ये क्या है, ये वह संख्या है जो हम किसी भी पद में जोड़कर उसके अगले वाले पद को पा लेते हैं। तो आप जरा सोचिए कि डी का जो रेंज है, डी क्या हो सकता है, डी का रेंज क्या हो सकता है, डी कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है। क्या डी सिर्फ एक नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या सिर्फ एक प्राकृतिक संख्या हो सकता है, या डी एक होल नंबर भी हो सकता है, या फिर डी सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या रियल नंबर होगा। डी का रेंज क्या होगा? कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी सोचा कि डी का ये रेंज क्या होगा? साथियों, दोस्तों, आपको मैं बताते चलूं कि यदि आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा कि पहले पद में कोई भी एक संख्या यदि हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद। अब दूसरे पद में फिर से वही संख्या फिर से ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तीसरा पद। यानी कि मैं कह रहा हूँ एक संख्या मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पार्टिकुलर प्राकृतिक संख्या ऐड करोगे तब आपको दूसरा पद मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप कोई एक सिर्फ एक संख्या ऐड करोगे, मैं सिर्फ संख्या का नाम ले रहा हूँ, कोई एक पार्टिकुलर संख्या नहीं बोल रहा हूँ, बस संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डी यानी सॉल्व अंतर है उसका रेंज क्या है, उसका रेंज -r से +r है। यानी कि नंबर लाइन, जो रियल नंबर लाइन आप ड्रा करते हो, जो रियल नंबर लाइन आप ये ड्रा करते हो जहाँ पे -∞ से +∞ तक रहता है, वो इस नंबर लाइन पे कहीं भी डी का वैल्यू लाई कर सकता है। तो आपने जाना कि डी का रेंज क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, तो वो -r से +r। जैसे यदि आपको a2 दे दिया जाए और d-1 एक नेगेटिव संख्या दे दिया जाए तो और आपको कहा जाए कि आप इस समांतर श्रेणी को निकालें, तो कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं? क्योंकि हमें पता है कि यदि हमें कोई पहला पद और कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा तो हम किसी भी समांतर श्रेणी को आसान तरीका से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर पहला पद हमें 2 दिया गया था। अब हमने क्या बताया, पहले पद में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो पहले पद में यदि हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं जो कि -1 है तो क्या मिलेगा, कुछ हमें इस प्रकार यदि हम करेंगे 2 + -1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1 मिलेगा। तो ये दूसरा पद हो गया। अब हमने क्या बताया, दूसरे पद में फिर से आप वही संख्या यानी कॉमन डिफरेंस को फिर से ऐड कीजिए तो हमें क्या मिलेगा, तीसरा पद। तो 1 + -1 = 1 - 1 होगा यानी 0। देख सकते हैं 0 लिखा हुआ है।
ठीक उसी प्रकार यदि तीसरे पद में फिर से वही नंबर यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ ऐड किया 0 + -1 = -1 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ऐसा चलता जाएगा और हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने यहाँ पे जाना कि डी का रेंज क्या हो सकता है, चूंकि जो कि क्या था -r से +r। ठीक उसी प्रकार ए का भी रेंज के बारे में क्या आपने सोचा है कि ये जो ए है उसका रेंज क्या हो सकता है? तो यदि आप ठीक से जानोगे, ठीक से पहचानोगे तो आपको यह जानकारी होगी कि ए का भी रेंज -r से +r हो सकता है। जिस प्रकार डी का भी रेंज -r से +r था, वैसे ही ए का भी रेंज -r से +r हो सकता है। अब इन दोनों नंबर के बीच बहुत सारे संख्याएं आते हैं, जैसे आपके पास 1/2 भी आता है, -1/2 भी आता है, -1 आता है, 1 आता है, 0, ऐसे बहुत सारी संख्याएं आती है। तो चलिए एक बार हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास पहला पद किसी भी समांतर श्रेणी का क्या दिया गया है 2/5 और उसका कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया है 3/2। आप देख सकते हैं कि ये जो ए और डी का वैल्यू है वो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि यह एक फ्रैक्शन है, यह एक रेशनल नंबर है, चूँकि जो कि ये -r से +r के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि चूँकि ए और डी का रेंज, ए और डी जो है वो अपने रेंज में है, इसलिए ये जो है इसके द्वारा हम किसी भी समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। इसलिए ये जो प्रश्न है वो मैं आपको अपने से करने के लिए देता हूँ, यानी कि ये जो प्रश्न है वो आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और यह वीडियो खत्म होने के बाद आप इसे सॉल्व कीजिए और आपको एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगा। यदि आप एक समांतर श्रेणी निकालने में सक्षम होते हो तो यह आप जान लीजिए कि आपको समांतर श्रेणी निकालना आ गया। और यदि आपको कुछ दिक्कत आएगी तो आप यह वीडियो एक बार फिर से देखें और समझने का प्रयास करें कि किसी भी समांतर श्रेणी को हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब समांतर श्रेणी के कुछ विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी की और क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। यदि हम समांतर श्रेणी की विशेषताएं के बारे में बात करें तो समांतर श्रेणी की ये कुछ निम्न विशेषताएं हैं, जिसमें से ये जो पहला विशेषता है वो यह है कि यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। अचर, यहाँ पर एक वर्ड आया है अचर। अचर यानी कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट संख्या, यानी कि उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, -3 और डॉट डॉट डॉट। यानी कि यह जो पहला प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि कोई भी समांतर श्रेणी यानी एपी में यदि हम कोई भी संख्या जोड़ देते हैं, वो संख्या कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, बस एक ही संख्या यदि हम उस समांतर श्रेणी का हर एक पद में जोड़ते हैं तो फिर से जो हमें एक श्रेणी बनेगा वो श्रेणी भी क्या होगा, समांतर श्रेणी होगा। ठीक उसी प्रकार ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में से एक अचर घटाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम भी समांतर श्रेणी होता है। अभी मैंने बताया कि यदि कोई भी संख्या यानी अचर समांतर श्रेणी में जोड़ा जाए, समांतर श्रेणी के हर पद में जोड़ा जाए तो उससे जो एक श्रेणी प्राप्त होगी, उससे जो एक अनुक्रम प्राप्त होगा वो भी ये क्या होगा, समांतर श्रेणी। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई भी एक पार्टिकुलर संख्या फिर से एडिशन के बजाय यदि हम उसे समांतर श्रेणी के हर एक पद में से माइनस कर दे यानी सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी जो वहाँ से हमें अनुक्रम प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक उसी प्रकार यदि हम समांतर श्रेणी में
एक अचर यानी कोई भी संख्या उसके हर एक पद में से मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद जो हमें एक अनुक्रम प्राप्त हो तो वो भी अनुक्रम कैसा होगा, समांतर श्रेणी होगा। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई भी संख्या को, एक पर्टिकुलर संख्या को उसके सारे समांतर श्रेणी के सारे पद में से डिवाइड यानी भाग दे दे तो भी जो एक नया ये अनुक्रम हमें मिलेगा वो किस में होगा, समांतर श्रेणी यानी एपी में। बस ये डिवाइड करने यानी भाग देने वक्त हमें ध्यान रखना है कि वो अचर, मैंने अब तक ये जो 3 प्रॉपर्टी भी बताया उसमें कहा कि कोई भी संख्या, मैंने कहा वो संख्या कुछ भी हो सकता था, -1 +2 0 यानी कि 0 भी हो सकता था। लेकिन ये जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4, जो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के पद को एक अशून्य यानी वो संख्या कुछ भी हो बस 0 नहीं होना चाहिए से भाग दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुक्रम को भी एक समांतर श्रेणी होगा। 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि आप मान लीजिए एक समांतर श्रेणी दिया गया है 2 4 6 8 ... अब यदि आप इसके सारे एलिमेंट, सारे पद को 0 से भाग दे देते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद सोचिए, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए यहाँ पर ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इन तीनों प्रॉपर्टी में हम लोग 0 भी ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें किसी भी संख्या को समांतर श्रेणी के हर पद में से क्या करना है, भाग देना है, तो हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह संख्या 0 नहीं होना चाहिए। 0 यदि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह पद अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हमें 0 को छोड़ के कोई भी संख्या से हम एक अनुक्रम, एक समांतर श्रेणी के हर एक पद को डिवाइड कर सकते हैं और उससे जो हमें एक नया अनुक्रम मिलेगा वो भी एक क्या होगा, समांतर श्रेणी में यानी कि एपी में होगा। इन सभी 4 प्रॉपर्टी जो भी हमने डिस्कस किया इसको और डिटेल में और उदाहरण सहित हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।